हेलो गाइज, वेलकम टू मेट ब्लॉग। तो गाइज, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रस धातु के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे रस धातु के उप धातु के बारे में। ठीक है, रस धातु से जो उप धातु बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रस का पहला उप धातु को पढ़ेंगे, अस्तन्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सिलेबस में देख लेते हैं क्या क्या अस्तन्य के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्तन्य का कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड मेथड ऑफ एसेसिंग शुद्ध एंड दूषित स्तन्य पढ़ना है हम लोग को। मैनिफेस्टेशन ऑफ वृद्धि एंड क्षय ऑफ स्तन्य पढ़ना है। बस इतना ही सिलेबस में दिया है, तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा उप धातु का बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि उप धातु होता क्या है। ठीक है, तो जो उप धातु होता है, धातु शरीर को धारण पोषण करती है। देखो, धातु और उप धातु में मैंने पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि धातु और उप धातु में क्या डिफरेंस होता है। जो धातु होता है वो शरीर का धारण और पोषण दोनों करती है। ठीक है, लेकिन जो उप धातु होता है वो सिर्फ हमारे शरीर को धारण करती है, पोषण नहीं करती है। ठीक है, तो धातु शरीर को धारण और पोषण करती है। हमारे शरीर में 7 धातुएं पाई जाती है। ठीक है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थिमज्ज या शुक्राणु। ठीक है, ये सारे 7 हमारे धातु होते हैं। ठीक है, इन धातुओं के अतिरिक्त 7 ही उपधातु होते हैं। ठीक है, जैसे कि 7 धातु होते हैं तो 7 उपधातु होते हैं इसके अलावा। ठीक है, उपधातु धातु के समान शरीर को धारण तो करती है परंतु पोषण नहीं करती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि धारण करती है लेकिन पोषण नहीं करती। ठीक है, धातुओं के आंशिक समता के कारण इन्हें उपधातु कहते हैं। इनको उपधातु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धातु के ही अंश होते हैं। ठीक है, धातु की आंशिक समता इनमें होती है, इसलिए इन्हें उपधातु कहते हैं। ठीक है, रस धातु का जो उपधातु होता है अस्तन्य एंड आर्तव, जिसको इस लेक्चर में हम लोग अस्तन्य को पढ़ेंगे। ठीक है, रक्त धातु का जो उपधातु होता है कंडरा एंड सीरा। ठीक है, और जो मांस धातु का होता है वसा एंड सत्तावचा, और मेद धातु का जो उपधातु होता है स्नायु। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, जो अस्थि, मज्जा और शुक्र का, इनका कोई उपधातु नहीं होती है। ठीक है, जो लेकिन फिर भी श्री षडंगर आचार्य जी ने बताया था कि 7 धातुओं की उपधातु होती है। जितने भी धातु होते हैं उसके उपधातु होती है। सिर्फ ये षडांगर आचार्य जी का ही कहना है। ठीक है, जो अस्थि धातु का जो उपधातु षडांगर जी ने बताया हुआ दांत, मज्जा धातु का केश और रोम, शुक्र धातु का ओज। लेकिन हम लोग को ये मेन हम लोग को ये याद करना है इतना का। ठीक है, नेक्स्ट हम अस्तन्य उपधातु को शुरू करते हैं कि अस्तन्य उपधातु क्या होता है। ठीक है, तो अस्तन्य उपधातु का जो उत्पत्ति होती है, रसात अस्तन्य संभव। ठीक है, मतलब रस धातु से अस्तन्य की उत्पत्ति होती है। अस्तन्य को जो बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क बोलते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क बोलते हैं। ठीक है, स्त्री में ब्रेस्ट मिल्क बोलते हैं इसको। पचे हुए आहार से उत्पन्न रस का प्रसाद भाग जो समस्त शरीर में परिसंचारित होता रहता है, स्तनों में पहुंचकर प्रवर्धित होता है, वो स्तन्य कहलाता है। देखो देखो, जैसे आहार आहार हम लोग खाए, ठीक है, उससे पाचक अग्नि द्वारा अनरस बना। ठीक है, अनरस जाके फिर रस अग्नि द्वारा पाक होकर रस बनाता है। ठीक है, फिर वो रस अग्नि पूरा अपान व्यान वायु के द्वारा पूरे शरीर में संचालित होती है। फिर हो जाती है, तो अब कहाँ ये जो कोशिकाएं होते हैं स्तन के, फिर वहां जाती है और वहां से स्तन्य उपधातु का निर्माण करती है। ठीक है, स्तन्य के गुण तथा कर्म क्या क्या होते हैं? देखो, स्तन्य के गुण मधुर होता है, स्निग्ध होता है। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है मधुर होता है, स्निग्ध होता है, गुरु होता है मतलब भारी, सुलक्षण होता है, सर होता है मतलब लिक्विड, और मृदु होता है। ठीक है, ये होता है मधुर, स्निग्ध, गुरु, सुलक्षण, सर, मृदु। ठीक है, ये स्तन्य के गुण। अब करेंगे स्तन्य का कर्म। ठीक है, स्तन्य का जो कर्म होता है यह ओजवर्धक होता है, मतलब इम्यूनिटी बूस्टर रहता है ये। ठीक है, शरीर की धातुओं में वृद्धि करने वाला। अगर जाहिर सी बात है, अगर रस बढ़ेगा, अगर ये धातु बढ़ेगा तो और भी धातु में वृद्धि होगा। ठीक है, वातपित्त सामक कफ कारक होता है, वातपित्त सामक होता है कफ, लेकिन कफ को कफ कारक होता है। ठीक है, मेधावर्धक, मेद को बढ़ाता है, और आयुवर्धक, आयु को बढ़ाता है। जूनिया होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जूनिया। जब भी कोई बच्चा शिशु जो होता है, इसलिए शिशु को ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है क्योंकि जूनिया होता है और आयुवर्धक होता है और ओजवर्धक होता है। ठीक है, बालक, वृद्ध तथा छत से छीड़ एवं मैथुन, व्यायाम आदि से छीड़ व्यक्तियों के लिए हितकर होता है। ठीक है, जो बालक या वृद्ध जो भी होता है छत से छीड़ होता है या मैथुन या व्यायाम आदि से छीड़ होता है, वैसे व्यक्ति के लिए हितकर होता है। ठीक है, माता का दूध पीने से शिशु पुष्ट होता है। ठीक है, माता का जो दूध पीने से शिशु जो होता है पुष्ट होता है। ठीक है, तथा वह रोग रहित होता है, क्योंकि इसमें ये माता का दूध को इसलिए इम्यूनिटी बूस्टर कहा गया, वो वर्धक कहा गया। ठीक है, शुद्ध स्तन्य की परीक्षा। कौन सा जो मिल्क होता है वो शुद्ध होता है, इसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, जो दूध वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्श में संभाविक हो। ठीक है, शीत हो, ठंडा हो, शंख के समान आभा वाला हो, मतलब व्हाइटिश, और फेन फेन एवं तंतु रहित हो। ठीक है, फेन से रहित हो और तंतु से रहित हो।
जल को डालने में जल में मिल जाए तथा जल श्वेत एवं मधुर हो जाए। अगर जल में डाले तो जल में मिल जाए, ठीक है, घुल जाए और उस जो जल होगा वो श्वेत हो जाए, व्हाइटिश हो जाए और मधुर हो जाए, ठीक है। वह दूध शुभ गुण वाला, उत्तम एवं आरोग्य तथा आरोग्य बदलता है, ठीक है, बलदाता होता है, ठीक है, बलदाता होता है वो दूध, आरोग्य होता है और उत्तम होता है, ठीक है, वैसा दूध, ठीक है। अशुद्ध दूध ना तो जल में तैरता है और न ही जल में डूबता है। जो अशुद्ध दूध होता है ना वो जल में तैरेगा और ना ही जल में डूबेगा, ठीक है। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा शुद्ध दूध है और कौन सा अशुद्ध दूध है, ठीक है। अब स्तन्य वृद्धि के लक्षण। अगर स्तन्य की वृद्धि हो जाए, मतलब ब्रेस्ट मिल्क की वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? वृद्धि होने से स्तन स्थूल हो जाता है। देखो स्तन जो होता है मोटे हो जाते हैं अगर वृद्धि हुआ तो, ठीक है, उसमें फैट ज्यादा जिससे स्तन में तनाव होने लगता है, जिसके वजह से स्तन में तनाव होगा, तनाव के कारण पीड़ा होती है, ठीक है, इसके कारण पीड़ा होती है, बार बार दुग्ध स्त्राव होता है। अब जाहिर सी बात है अगर दूध ज्यादा होगा तो उसका दुग्ध स्त्राव होगा, ठीक है। अब स्तन्य क्षय के लक्षण। अगर स्तन्य की कमी हो तो क्या होगा? सामान्य से कम होने पर स्तन सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं। अगर स्तन्य में अगर स्तन्य ना हो, ठीक है, तो मतलब देखो अगर जाहिर सी बात है अगर कुछ कंटेनर हो उसमें अगर जल ना हो तो सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं ना, सेम वैसे ही है। मतलब अगर एक प्लास्टिक में जल डालें अगर तो सिकुड़ के कम हो जाएगा, वही बात है, सामान्य से कम होने पर स्तन्य सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं, ठीक है। दूध की उत्पत्ति कम हो जाती है अथवा समाप्त हो जाती है, ठीक है। दुग्ध क्षय की अवस्था में कफ वर्धक द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। अगर दूध क्षय हो तो कफ बढ़ाने वाला जो होता है ना वैसे द्रव्यों का यूज करना चाहिए। तो बस आज के लेक्चर में यही, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर्तव करेंगे, ठीक है, आर्तव उपधातु। तो थैंक यू सो मच।